बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है। टॉपिक का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। तो 3 पॉइंट हम डील किए थे, है ना। ये चौथा पॉइंट है ना। रिक्वेस्ट ये है तुम लोग से कि ये वीडियो देखने के पहले जो वीडियो हम बनाए हैं पार्ट 1 वो ज़रूर देख लें, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था बच्चों? डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन ही बनता है, बहुत बड़ा पूछता भी है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में अंतर क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बच्चों थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ पे देखो, इधर लिखो क्लासिकल मैकेनिक्स, इधर लिखो क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों पहला डिफरेंस जो है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना, वो बिग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है जैसे कि बस, प्लेनेट, बॉल, तो उसके बिहेवियर को अच्छे से डील कर लेता है। जैसे बस, प्लेनेट, है ना, बॉल, है ना, इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी एनर्जी होगी, है ना, ये लोग के पास कितनी मोमेंटम होगी, अच्छे से डील कर लेता है क्लासिकल मैकेनिक्स। बट क्या होता है कि जब हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे पहुंचते हैं, तब वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स उसके बिहेवियर को अच्छे से डील नहीं कर पाता है। तो वहां पे कौन करता है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो स्मॉल लेवल पर, है ना, एटॉमिक लेवल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर को अच्छे से डील करता है। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? जो है ये बिग ऑब्जेक्ट को, जिसकी साइज बड़ा है, उसके बिहेवियर को अच्छे से डील करता है। और ये क्या करता है? जिसकी वो ऑब्जेक्ट जिसकी साइज छोटी है, काफ़ी छोटी है, एटॉमिक साइज की है ना, उसके बिहेवियर को अच्छे से डील करता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों? थोड़ा समझना। क्लासिकल मैकेनिक्स बच्चों, अगर कोई पार्टिकल है और कोई वेव है ना, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है? सिंगल नेचर पाया जाता है। सिंगल नेचर बोलने का मतलब, अगर कोई पार्टिकल ये पार्टिकल है तो हर समय ये पार्टिकल ही रहेगा। ये वेव है तो हर समय ये वेव ही रहेगा, है ना। इसके बीच कोई कनेक्शन नहीं, ये पार्टिकल और वेव के बीच कोई कनेक्शन नहीं, नो एनी कनेक्शन। समझ रहे हो? तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सिंगल बिहेवियर दिखाता है बच्चों। बट क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? कोई जो पार्टिकल होता है वो 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 ड्यूल बिहेवियर दिखाता है। ड्यूल बिहेवियर बोलने का मतलब है, कोई पार्टिकल जो होता है वो वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है एक ही समय में, इस टाइप से। देखो बच्चों, वेव का साइन बनाए हैं और पार्टिकल कहीं कहीं दे दिए हैं। तो बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो कब वेव बन जाता है और वेव कब पार्टिकल बन जाता है, ये हमको पता 100% पता ही नहीं चल पाता है। तो क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ड्यूल बिहेवियर को दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे हम क्या बोले बच्चों कि ये पार्टिकल और वेव के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन यहां पे क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, पार्टिकल और वेव दोनों साथ में चलते हैं। कहने का मतलब है यहां पे या तो यहां पे, है ना, जहां पे एम्पलीट्यूड अधिक है ना, वहां पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। जहां पे कम है वहां पे कम होती है। तो बोलने का मतलब है बच्चों कि
सीधी एक बात ध्यान में रखो कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ड्यूल बिहेवियर को दिखाता है। एक ही समय वो पार्टिकल भी हो सकता है और एक ही समय वो वेव हो सकता है। कब पार्टिकल होगा कब वेव होगा 100% जानना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, ये हो गया दूसरा डिफरेंस। अब बच्चों तीसरा डिफरेंस क्या है? बच्चों एक बॉल लेते हैं हम। बॉल किस में आ गया? क्लासिकल मैकेनिक्स में, है ना बच्चों। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमें कुछ पैरामीटर दे दिया जाए, कुछ जैसे ये बॉल का मास m है, अगर इसका पोजीशन पता है, टाइम पता है ना, तो दो पैरामीटर हमको पता है, तो बच्चों इसके बारे में, इस बॉल के फ्यूचर के बारे में हमसे तुम कुछ भी पूछ लो, हम 100% एक्यूरेसी के साथ बता देंगे, है ना। क्या पूछोगे? वेलोसिटी पूछोगे तो यहां से निकाल सकते हैं v बराबर dx/dt। एक्सलेशन पूछोगे तो हम निकाल सकते हैं dv बराबर dt। क्या पूछोगे? मोमेंटम पूछोगे, इसका मोमेंटम पूछोगे। मोमेंटम क्या होता है? एम भी, एम यहां से भी निकाल लिए हैं। क्या पूछोगे? काइनेटिक एनर्जी पूछोगे, 1/2 mv², है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि हमें कुछ पैरामीटर दिया है, कुछ पैरामीटर पता है, तो 100% एक्यूरेसी के साथ इसके फ्यूचर को हम जान सकते हैं। इसके फ्यूचर को हम जान सकते हैं कि ये कितना एनर्जी रखेगा, कितना मोमेंटम रखेगा, कितना वेलोसिटी रखेगा, कितना एक्सेलरेशन रखेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे 100% एक्यूरेसी के साथ हम इसके फ्यूचर को, किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्यूचर को आसानी से हम जान सकते हैं। लेकिन बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। मान लो बच्चों कोई क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, है? तो सबसे पहली बात ये है क्वांटम मैकेनिक्स में कि इसका फर्स्ट क्या है, यहां पे क्या एक्स लिए है। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे बड़ी बात है कि पार्टिकल पोजीशन कहां होता है, एक्स कहां होता है, और इसका मोमेंटम p, ये सबसे पहले हम इसी को नहीं ज्ञान कर सकते। एक्स को जो है 100% हम ये पता नहीं कर सकते क्वांटम पार्टिकल कहां पे है। अब फिर इसका मोमेंटम जो हम पता नहीं कर सकते कि इसका मोमेंटम क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो शुरू में ही हम ठीक से इसको नहीं जान पा रहे हैं, शुरू में ही इसके बिहेवियर को हम ठीक से नहीं जान पा रहे हैं, तो फ्यूचर को हम खाक जानेंगे। ठीक है, हाँ क्या करते हैं यहां पे प्रोबेबिलिटी, यहां पे हम संभावना व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी के टर्म में यहां पे चीजें बताते हैं। हम ये बोल सकते हैं जैसे मान लो पार्टिकल और वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे पार्टिकल वेव, हम ये बोल सकते हैं कि इस पोजीशन पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना जो है वो 50% है, और तो फिर 80% है। यहां पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना जो है वो 0% है, और तो फिर 10% ये बोल सकते हैं हम। लेकिन बच्चों ये हम कभी नहीं कह सकते कि यहां पे जो कहीं पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना 100% है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे मान लो ये पॉइंट लिए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल का मोमेंटम है वो 80% हो सकता है, 90% हो सकता है, 100% कभी हम बोल ही नहीं सकते। बच्चों थोड़ा समझना, ठीक है बच्चों। तो क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या है कि सबसे पहले हमको पोजीशन ही नहीं पता होता है, ठीक से पोजीशन ही नहीं पता होता है, कुछ पोजीशन में कुछ एरर होता है, एक्यूरेट पोजीशन हम पता ही नहीं कर सकते। तो हम आगे क्या, आगे इसका फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, है ना, इसके बारे में हम 100% पता नहीं कर सकते, सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, यहां पे एग्जैक्ट बिहेवियर को हम जान सकते हैं, फ्यूचर कल्पना कर सकते हैं। यहां पे क्या है, एग्जैक्ट बिहेवियर को शुरू में ही नहीं जानते, तो फ्यूचर में क्या जानेंगे,
फ्यूचर में भी हम क्या करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी की टर्म में इसके बिहेवियर को जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कौन सा डिफरेंस हो गया, तीसरा डिफरेंस। बच्चों अब आते हैं फोर्थ डिफरेंस पे। फोर्थ, बच्चों क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। बोलने का मतलब ये है बच्चों, हाइड्रोजन लेते हैं हम, हाइड्रोजन का पहला सेल में कितना एनर्जी होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा सेल में क्या होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होता है ना बच्चों, फॉर्मूला ये होता है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, पहला ऑर्बिट है तो 1 पुट करेंगे, दूसरा ऑर्बिट है तो 2 पुट करेंगे। यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके आता है वो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है बच्चों कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे रहेगा, ये बोलता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का, ये कुछ भी हो सकता है, इसके और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। -13.6 और -3.4 के बीच कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि कोई बॉल है ना, हम एनर्जी का रेंज जो ले रहे हैं वो 2 जूल से 5 जूल ले रहे हैं, तो 2 जूल से 5 जूल के बीच बॉल का एनर्जी कुछ भी हो सकता है। 2 के बाद 2.2 जूल हो सकता है, 2.4 जूल हो सकता है, 3.3 जूल हो सकता है। लेकिन बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भी घूम सकता है, यहाँ पे भी ऑर्बिट बना सकता है, यहाँ पे भी बना सकता है। लेकिन बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट। बच्चों ये शब्द ना बार बार हम यूज करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। और बच्चों इसको एक और नाम देते हैं क्वांटाइज्ड। तीनों जो नाम है ना बच्चों, तीनों सेम ही है। हम कभी डिस्क्रीट बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, और क्वांटाइज्ड बोलते हैं। तो समझ जाना कि एक ही चीज को हम बोल रहे हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों, देखो तो ये मेरा क्या हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। इसकी एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है बच्चों की एनर्जी जो आ तो ये होगा, आ तो ये होगा, आ तो फिर आगे जो आएगा वो होगा। इसके बीच में एनर्जी जो हो ही नहीं सकता। बोलने का मतलब बच्चों की इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे घूमेगा, या तो यहाँ पे घूमेगा, या तो फिर अगला ऑर्बिट में घूमेगा। अगर हम ये सोचे कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में घूमेगा, एनर्जी को रखेगा, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से इम्पॉसिबल है। क्वांटम मैकेनिक्स यहीं पे डिफरेंस करता है। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा। यहाँ की एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ की एनर्जी क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे वाले ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर होता है ना, 3 स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये 4 डिफरेंस है ना बच्चों। अगला जो पॉइंट था वो कहाँ गया मिटाने वाला, एक मिनट बच्चों। बच्चों अगला जो पॉइंट था वो क्या था, नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। 5वां पॉइंट, नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, ये भी एक टाइप का सवाल है और इंटरव्यू में पूछता भी है ना। तो बच्चों कुछ फेनोमेना जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्यूटॉन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, है ना, ये सब घटना को जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, है ना। इसलिए जो है क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्टेंस में आया।
जिसमें से फॉर्मूला जो होता है E बराबर एच न्यू यूज करते हैं, है ना। कुछ फेनोमेना है जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, है ना। कुछ फेनोमेना है, बहुत सारे फेनोमेना है जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है सही से डील कर लेता है। लेकिन ये जो चार बताए, चार पांच बहुत सारे हैं, चार मेन है, ठीक है। इसको जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स सही से डील नहीं कर पाता है ना। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की हमको जरूरत पड़ी, ठीक है बच्चों। अब क्या लिख के आओगे, है ना, अभी देखते हैं थोड़ा देर के बाद, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिख के क्या आओगे, फोर्थ में क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। ऐसी टेबल बनाओगे, है ना। अब देखो तो इधर इधर जो है दूसरा है, ठीक है, इधर फिफ्थ पॉइंट है ना। तो टेबल ऐसे बनाओगे, ये मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स, ये मेरा क्वांटम मैकेनिक्स। पहला डिफरेंस, इट डील्स विथ बिग ऑब्जेक्ट लाइक बस, ट्रेन, प्लेनेट, है ना। ये बड़े ऑब्जेक्ट को डील करता है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में इट डील्स इन एटॉमिक लेवल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये छोटे ऑब्जेक्ट को डील करता है ना। दूसरा डिफरेंस, इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल एंड वेव शोज सिंगल नेचर, मीन्स देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम, है ना। क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, पार्टिकल और वेव सिंगल नेचर दिखाता है, दोनों अलग अलग होता है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता, है ना। दूसरा यहाँ पे इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल शोज ड्यूअल बिहेवियर, पार्टिकल जो है दोहरा बिहेवियर दिखाता है। एट द सेम टाइम इट मे बी पार्टिकल एज वेल एज वेव, एक ही समय में ये पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तीसरा डिफरेंस देखो इधर, इन क्लासिकल मैकेनिक्स इफ वी हैव सम पैरामीटर वी कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट इन इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर। क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि हम लोग के पास कुछ पैरामीटर पता हो, है ना, तो फ्यूचर का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं, है ना। कोई बॉडी फ्यूचर में क्या मोमेंटम, क्या एनर्जी रखेगा, हम पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो तीसरा बच्चों, इन क्वांटम मैकेनिक्स एट फर्स्ट वी कॉन्ट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, सबसे पहले तो हम पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन पता ही नहीं कर पाते, एग्जैक्ट मोमेंटम पता ही नहीं कर पाते, है ना। वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट फ्यूचर इंफॉर्मेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हम सबसे पहले पोजीशन ही पता नहीं कर पाते हैं, तो फ्यूचर का इंफॉर्मेशन जो है, फ्यूचर में जो है जो बॉडी, है ना, क्या एनर्जी रखेगा, क्या मोमेंटम रखेगा, क्या समथिंग पैरामीटर और रखेगा, है ना, उसको हम पता ही नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वांटम मैकेनिक्स जो है सब पे अप्लाई होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। छोटे पर हम ज़्यादा अच्छे समझते हैं, बड़ा पे हम समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि हम क्या है, हम एक पार्टिकल दिख रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हम ऑब्जेक्ट भी हैं और वेव भी हैं। कहने का मतलब है कि हम पार्टिकल भी हैं और वेव भी हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है मैटर अधिक है, मास अधिक है, इसलिए हम जो दिख रहे हैं वो पार्टिकल दिख रहे हैं, मेरे पास वेव कैरेक्टर भी है, ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है, हम जब छोटे लेवल पे जाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, तो वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स को जो हम अच्छे से डील करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स जो अच्छे से समझा देता है। बच्चों ऐसा मानो कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो फिर दूसरे ग्रह में है, दूसरे प्लेनेट में है, वो अगर हमको देखेगा उसको हम कैसे देखेंगे, एक छोटा छोटा पार्टिकल, है ना। तो वो आदमी अगर हमको एक्सप्लेन करना चाहेगा, समझ रहे हो, अगर वो आदमी हमको एक्सप्लेन करना चाहेगा तो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल से हमको एक्सप्लेन कर पाएगा कि मेरे पास कितना एनर्जी है, इसका पोजीशन कहाँ है, तो एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा। एक एक्यूरेसी 100% कभी नहीं कर पाएगा, हो सकता है 90% मेरे बारे में जाने, 80% मेरे बारे में जाने, है ना। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया छोटा पार्टिकल। अगर कोई दूसरे प्लेनेट में वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हम जो छोटे पार्टिकल हो गए, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स हम हो गए, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हो गया क्वांटम मैकेनिक्स मेरे लिए हो गया, ठीक है बच्चों। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। आगे बच्चों
चौथा डिफरेंस, एनर्जी इज कंटिन्यूअस। हाँ, इसमें क्या होता है, एनर्जी कंटिन्यूअस होता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। हाइड्रोजन में एनर्जी कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। इसमें क्या है, एनर्जी डिस्क्रीट, एनर्जी जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्वांटाइज्ड होता है ना। हाइड्रोजन एटम जो है वो कोई भी एनर्जी लेवल नहीं रख सकता, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं घूम सकता, उसका एक फिक्स ऑर्बिट होता है। बच्चों जब एग्जाम में आ गया तो इतना लिखोगे, ठीक है, ये नोट्स है, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया, नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम अभी तक बता चुके हैं, फिर भी हम लिख देते हैं ना। ये लिख के आओगे, सम फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स वेरी वेल। जो बच्चों ये जो फेनोमेना है ना, ये सब फेनोमेना को जो है क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत अच्छे से डील करता है, एक्सप्लेन करता है। बट सम फेनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्फोटॉन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन कुड नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। कुछ फेनोमेना जो है ये जो 4-5 यहाँ पे लिखे हैं, मतलब बहुत सारे फेनोमेना है, सो मेन में जो है यहाँ पे लिखे हैं, इसको जो है क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सका, है ना। फॉर एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ फेनोमेना, इस टाइप के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स कम इन एग्जिस्टेंस, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अस्तित्व में आया। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 था। पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 देख लेना, और जैसा हम ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं, है ना, एग्जाम में भी वैसे लिख के आओगे बच्चों। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो लिखित क्वेश्चन है वो कम बनेगा, लेकिन कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स को हम कहाँ पे लगाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ पे लगाते हैं। तो काफ़ी लॉजिकल सवाल भी जो है वो इंटरव्यू में जब जाते हैं तो पूछ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको ध्यान से समझो, है ना। एग्जाम में अगर आ गया तो कैसे लिखना है ना, कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे वाले लेक्चर को देखते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है।